जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, अब जो मैं ये सेशन आपके पास मैंने ये जो रखा हुआ है, ये सेशन है सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि आखिर जब हम कोई पेपर पढ़ते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब मसला पता है क्या आता है? मसला याद है कि कोई भी पेपर हो, चाहे वो पीएम हो, टीएक्स हो, एफआर हो, डबल ए हो, एफएम हो, एसबीआर, कोई भी पेपर हो, स्टूडेंट्स ये पढ़ते हैं कि बस ये एसीसी का एग्जाम है। वो तो ठीक है, एसीसी का एग्जाम है, आपको ये पास करना ही है। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो मेरा बेसिक मकसद है वो है आपके पास इस पीएम के ऑब्जेक्टिव को बताना कि ये पेपर हम पढ़ते क्यों है, पढ़ाते क्यों और हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इस पेपर को पढ़ने के बाद हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब देखें, जब आप ऑब्जेक्टिवली कोई काम करोगे ना, कि आपको एटलीस्ट पता होगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपकी डायरेक्शन भी सही होगी, वरना आप यहाँ वहां घूमते रहेंगे। एक टारगेट एक सेट होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास ये चीज है। अब देखिए, जो आपके पास पेपर है F5 का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसका आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों हम ये पेपर पढ़ रहे हैं? बस सर वो एसीसी में ये पेपर डाल दिया है तो वो हमने पढ़ना है, ऐसा नहीं है ना। देखिए, हर एक पेपर को पढ़ने पढ़ाने का कुछ ना कुछ मकसद है। मैं सबसे पहले एक छोटा सा काम ये कर रहा हूँ, ये सारी चीजें छोड़ दें, इधर आ जाए जरा। देखें, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आप बच्चों ने F1 के अंदर पढ़ा है, बेसिक चीजें होती है कि जब एक इदारा होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, उस कंपनी के अंदर आपके पास डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे अकाउंट्स है, प्रोडक्शन है, सेल है, आईटी है, स्टोर है, परचेज है, एक्सेट्रा, और बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। एक और अहम डिपार्टमेंट है आपके पास, एचआर डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। मतलब देर आर मैनी मैनी डिपार्टमेंट्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन टॉल है, फ्लैट है, किस किस्म के कितने आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू, एक बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा है, और वो पढ़ाई कर रहा है, आईटी की पढ़ाई कर रहा है। तो जब वो एबीसी लिमिटेड में जाएगा काम करने के लिए, सो डेफिनेटली वो आईटी डिपार्टमेंट में जाएगा, क्योंकि उसने पढ़ाई उसी चीज की हुई है। सही है। आप कर रहे हो एसीसीए, आईटी की पढ़ाई आप कर नहीं रहे, लेकिन आप इन तमाम डिपार्टमेंट्स को लीड कर सकते हो ये सीईओ बन के। आप इन तमाम डिपार्टमेंट्स को लीड कर सकते हो सीओओ बन के। सीओओ सीईओ के अंडर आता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। मेरा जो सेशन का मकसद है वो क्या है आपके पास? दैट इज कि आपको आपके पेपर का ऑब्जेक्टिव पता चले, दैट व्हाई यू पीपल आर स्टडिंग दिस F5 पेपर। बस हम आज एक टॉपिक पढ़ लेंगे, वो हमारी समझ में आना कुछ नहीं है, वो कभी हमारी समझ में आ जाएगा, हम पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। प्लीज ऑब्जेक्टिवली चला करें। मैं सिर्फ F5 के रिलेटेड बात नहीं कर रहा, F6 से रिलेटेड भी बात कर रहा हूँ, 7 से रिलेटेड भी, 8 से रिलेटेड भी, वगैरह वगैरह। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटा आपके पास है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब आप ये चेक करो, आप हो कौन। अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेपर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और एक और अहम पॉइंट, कि आपका ये जो रोल है ना इस ऑर्गेनाइजेशन में, आपका जो रोल है वो क्या है। जैसे लेट से फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका रोल क्या होगा? इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका रोल क्या होगा? हु आर यू? आप कौन हो? कौन हो, क्या कर रहे हो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? इस ऑर्गेनाइजेशन में बेटा आप क्या कर रहे हो, जो आपका रोल है, दैट्स वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। आपका जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब सवाल ये उठता है कि सर, जब हम लोग F5 का पेपर पढ़ लेंगे या पढ़ रहे होंगे F5 का एग्जाम, तो हम कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? देखो, आप ना परचेज में काम कर रहे हो, ना स्टोर में, ना आईटी में, ना सेल में, ना प्रोडक्शन में, ना एचआर में, ना अकाउंट्स में। आप सारे डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हो, क्योंकि आपका जो पेपर है उसका नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आई डू रिपीट वंस अगेन, आपका जो पेपर है उसका नाम क्या है बेटा? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। योर रोल, हु आर यू? आप हो मैनेजर। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आप हो मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में जो है ना बेटा, आपके पास डिफरेंट तरह की चीजें आ जाती हैं। क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी एक इंस्टीट्यूट की एग्जांपल दूं, तो टाइम टेबल मैनेजमेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट है। मैं टीचर हूं तो मेरा काम कोर्स मैनेजमेंट है, बच्चों को पढ़ाना है, उनसे पूछना है कितना पढ़ लिया। ये सारी चीजें मेरा काम है। अब पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, आप इस वक्त क्या काम कर रहे हो, प्लीज इस चीज को जरा गौर से समझिएगा। परफॉर्मेंस, इस चीज को आपने बहुत गौर से समझना है। परफॉर्मेंस, आपने परफॉर्मेंस को मैनेज करना है। क्या करना है बेटा? परफॉर्मेंस को आपने मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है?
पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा नजर डालते हैं सिलेबस के ऊपर। डेफिनेटली जो बच्चे अभी ये अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर अपीयर हो रहे होंगे, आप लोगों ने अपने लेक्चर्स, फिजिकल रिकॉर्डेड जो भी ऑनलाइन क्लासेस आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, आपको आई एम श्योर आप सही बिल्कुल जो है ना राइट ट्रैक पे पढ़ रहे होंगे। आई एम श्योर आप जहां से भी पढ़ रहे, चाहे मुझसे पढ़ रहे कहीं और से, सब टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब बेसिक पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहला पॉइंट, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए एक एक सेक्शन के बारे में, एक एक सेक्शन के बारे में। फिर उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स आपके पास नजर आ जाते हैं। एग्जाम्पल, मैं ये नहीं बोलूंगा ये आपने F2 से पढ़ा हुआ है, मैं भूल रहा हूँ MA1 MA2 F2 सारी चीजें भूल रहे हैं, F5 के ऊपर ही आप फोकस रखें। देखिए पार्ट ए है आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा एनालिटिक्स। अब इस सेक्शन के अंदर क्या चीज है? आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हो और उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप सीईओ भी बनने वाले हो। आपने अपने आप को ये चीज तस्वुर करना है, यू पीपल आर द मैनेजमेंट, और यू पीपल आर द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के साथ साथ सीईओ योर रोल मैनेजर, ये सब आप मैनेजमेंट का हिस्सा हो। एक छोटा सा पॉइंट में बेटा आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट करके बता दूं, उसके बाद में आता हूं। एक साहब होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट। क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंट। और एक साहब होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इन दोनों में है तो एक ही घर के लोग, बड़ा भाई छोटा भाई। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, आपने सोचा था भाई एक चीज आएगी 60 रुपए की और वो आ गई 70 रुपए की, तो आपने एक वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। कॉस्ट अकाउंटेंट वाला जो साहब है, ये फिगर्स को कैलकुलेट करता है। ये फिगर्स को क्या करता है बेटा? कैलकुलेट करता है। और जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो इसके काम को चेक करता है मैनेजर के तौर पे, यार तूने सही कैलकुलेट किया, तुमने सही चेक कैलकुलेट किया, और फिर उसकी कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर आगे क्या करना है, लुकिंग अहेड, यानी कि फ्यूचर में आपने प्लान क्या करना है, कंट्रोल कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, फ्यूचर में किसी भी काम के लिए फैसला आपने कैसे करना है। लाइफ में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट तरह के फैसले करने की आपको जो है ना वो सिचुएशन नजर आएगी। एंड सिमिलर इज विद योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने अभी भी फैसला किया कि इस अटेम्प्ट के अंदर आपने 5 का पेपर देना है, कहीं ना कहीं से तो फैसला किया है ना। तो अब पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जब आप बच्चे पेपर MA1 और MA2 पढ़ रहे होते थे और F2 में भी मिक्सचर है, तो आप लोग कॉस्ट अकाउंटेंट ही थे, लेकिन F2 पेपर का नाम मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। तो यहां पर आप F2 और F5 अपने आप को तस्वुर कर रहे हैं, दोनों चीजें शामिल है इसमें। अब जब एक जूनियर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीजें कैलकुलेट करता है, वो कॉस्ट अकाउंटेंट है। ठीक है, फिर वो रिपोर्ट कर देता है अपने सीनियर को, बड़े को, वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। वो उसके काम को देखकर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, ये 3 टर्मिनोलॉजी बेटा जरूर समझना। ये बच्चों वाली बात नहीं है प्लानिंग कर, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। प्लान करना है, कंट्रोल करना है, और फिर फैसला करना है कि हमने आगे फ्यूचर में काम हमने क्या करना है, ये आपके पास चीज कहलाती है। अब ये जरा देखें, आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा एनालिटिक्स, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे अगर देखा जाए, मैं इस वक्त आपको एग्जाम की वेटेज की बात नहीं कर रहा। एग्जाम की वेटेज की बात करता हूं तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं बेटा ये आप एंड में ही पढ़ना, पेपर में इतना इतना आ जाएगा, दैट्स से 5 6 7 8 नंबर का, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन मैं आपको इस वक्त एग्जाम वेटेज की बात ही नहीं कर रहा। मैं आपको इस वक्त किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कि इसका मकसद क्या है। देखिए जब आप ऑब्जेक्टिवली पढ़ोगे ना, अच्छा ये मकसद है, शायद आपका इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाए सिलेबस को पढ़ने में। अच्छा, ये क्या? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा एनालिटिक्स। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, दिस इज माय मोबाइल फोन। अगर मैं अभी अपनी कोई बैंकिंग एप्लीकेशन से कोई ट्रांजैक्शन करूं, फौरन मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि यार आपने इतनी अमाउंट कहीं भेजी है, इतनी अमाउंट आपको रिसीव हुई, आपने बिल पेमेंट किया, वगैरह वगैरह। मुझे एक बात बताओ, आज फॉर एग्जांपल जैसे संडे है, तो क्या बैंक वाला कोई बैठा हुआ होगा कि जब हारिस साहब अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से कार्ड लोड करेंगे 100 रुपए का, तो हम उसको मैसेज भेजेंगे? अरे नहीं, उन्होंने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाकर रखा हुआ है कि जब इस किस्म की ट्रांजैक्शन होगी तो आपके पास एक ऑटोमेटिक मैसेज आना चाहिए। देखो इसी तरीके से आप इदारे में आ जाओ, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और रियल अपनी अपनी वर्किंग एक्सपीरियंस को बेस करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑब्वियसली जगह का नाम नहीं लूंगा, बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली काम भी किया और टीचिंग में भी और तमाम चीजों में। अब जरा सुने, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से गलत फहमियां क्रिएट होती है। मिसाल के तौर पे, मैंने बोला नहीं मिस्टर ए ने तो ये ऐसे अज्यूम किया होगा, मिस्टर बी ने ये सोचा होगा, मिस्टर बी तो मिस्टर सी ये अज्यूम कर रहा होगा।
इस अजम्पशन के फैसले पे नहीं। कम्युनिकेशन शुड बी नीट एंड क्लियर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, वरना आपके पास मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अब इसी तरीके से आप एक एग्जांपल लें, मैं एक डिपार्टमेंट हूँ, परचेजिंग डिपार्टमेंट हूँ, ठीक है। मैंने सामान ऑर्डर कर दिया, अब सामान डिलीवर कहां पर होगा? स्टोर में, वेयर हाउस में। मैं ये सोच रहा हूँ यार जो स्टोर है वो तो वहां पर उसके पास सामान आएगा उसको पता होगा। अरे उसको क्यों पता होगा यार, मेरा काम है उसको बताना। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं है कि मैं उसको मिस कॉल मारूं, मैं उसको मैसेज करूं। एक कंप्यूटराइज्ड आपके पास सिस्टम होना चाहिए कि जैसे ही मैं कोई इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में एंटर करूं उस तक फेसबुक की नोटिफिकेशन की तरह, उस तक इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन की तरह उसी सॉफ्टवेयर के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? एक चीज डेवलप करती हैं, ईआरपीएस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है? एक सिंगल सॉफ्टवेयर, मैं आपको ना आसान नहीं, मैंने कहा मैं कोई टॉपिक पढ़ा नहीं रहा, 1 घंटे में सिर्फ इन चीजों को मैं समराइज कर रहा हूं कि तू है कौन F5 में पढ़ने के बाद, ऑर्गेनाइजेशन में तुझे क्या जगह मिलेगी लड़के, ये चीज बताने के लिए मैं आपको इस सेशन में ये बता रहा हूं। अब सुने, आसान लैंग्वेज में सुनिएगा, ईआरपीएस क्या चीज है? ईआरपीएस मींस एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। एक सिंगल सॉफ्टवेयर है जिसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसोर्सेज है ना वो इंटीग्रेट कर देते हैं। एक को बटन दबाओ तो सब तक ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पहुंच जानी चाहिए, इसका मतलब ये चीज नहीं है जिस तरह आपके पास ये इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन आ रही होती हैं, ठीक है ना। किसी ने कहीं कुछ पोस्ट किया तो आपको नोटिफिकेशन आ गई, किसी ने आपको ईमेल की, नोटिफिकेशन पहुंच गई। इस तरीके से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा एनालिटिक्स, बेटा डेटा ये एक सिस्टम होगा नेचुरली कंप्यूटराइज्ड, ठीक है, नेचुरली कंप्यूटराइज्ड होगा। ये आपके पास मैनुअल सिस्टम तो होने का नहीं है, ठीक है ना। अब डेटा एनालिटिक्स क्या चीज होती है? डेटा एनालिटिक्स अगर वैसे देखा जाए ना तो बेटा ये अच्छी खासी एक वास्ट वो है, क्या बोल सकते हैं इसको, फील्ड है डेटा एनालिटिक्स की। क्योंकि जब आप लोगों का डाटा लेते हो, आप फिगर्स का डाटा लेते हो, तो आप डिसीजन मेकिंग करते हो। क्या करते हो? डिसीजन मेकिंग। इस F5 के पेपर में आपने पूरी कंपनी को मैनेज करना है, आपने पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस को मैनेज करना है। और बेटा एक मैं आपको बात बताऊं, मैनेज करने का मतलब सिर्फ प्रेजेंट नहीं होता, मैनेज करने का मकसद सिर्फ प्रेजेंट नहीं है, मैनेज करने का मकसद प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर में चीजें भी है कि आज मैं अगर अच्छा मैनेज करूंगा ना तो फ्यूचर में क्या चीज होगी। दैट्स कॉल्ड द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की ब्यूटी यही है कि आप अच्छे तरीके से मैनेज करो, फ्यूचर का काम अच्छा हो। तो आप देखो डेटा एनालिटिक्स, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, डेटा एनालिटिक्स यहाँ पर क्या चीज नजर आ जाएगी। बेटा लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग दी कंपनी, और हम एक एयरलाइन कंपनी है। कौन है? एयरलाइन कंपनी, मिसाल के तौर पे। तो मुझे एज अ फैसला यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन की उस कुर्सी पे बैठे हो कि जिसकी साइन पे फैसले होते हैं, आप वो हो F5 के अंदर। F5 के अंदर कौन हो? जिसकी साइन पर कंपनी के फैसले हो रहे हैं। आप कंपनी का फैसला करने के लिए बैठे हुए हो, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, यानी कि मैनेज कर रहे हो। तो बेटा डेटा एनालिटिक्स में क्या चीज है? जैसे मिसाल मैंने क्या दी, अच्छा कई एग्जांपल्स आ सकती है, आप मिसाल ले लो ये एयरलाइन की मिसाल के तौर पे। अब मैं हूं एयरलाइन, अब हम लोग आप और मैं, हम सब जो है ना वो एयरलाइन कंपनी के मैनेजर्स हैं, फैसला करने वाले लोग हैं, या फिर हम उसके डिसीजन मेकर्स हैं। तो मेरे पास डेटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेटा। मुझे पता होना चाहिए कि कब टूरिज्म सीजन स्टार्ट होगा तो मैं अपने रेट्स बढ़ा दूंगा। मुझे पता होना चाहिए कि टूरिज्म के लिए फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से लोग मोस्टली कहाँ जाते हैं, डोमेस्टिक टूरिज्म होता है या इंटरनेशनल ट्रैवल होता है। तो मेरे पास लोगों की इंफॉर्मेशन, डाटा होना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब अकॉर्डिंगली एयरलाइन कंपनी क्या करती है, इसको कहते हैं ना कोलैबोरेशन। अब फॉर एग्जांपल एक हारिस एयरलाइन, उसने बोला भाई लोग टूरिज्म के लिए जा रहे हैं कंट्री एक्स में फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि वहां पे अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस क्या है, उनका डाटा निकालूंगा और फिर वहां पे जो करीब होटल्स है उनके साथ कोलैबोरेट करूंगा, फॉर एग्जांपल की बात, ठीक है ना, बिजनेस मैनेजमेंट। तो फिर क्या होगा, मैं अकॉर्डिंगली अपनी प्राइस के पैकेजेस रखूंगा कि सिर्फ टिकट लेनी है तो इतने पैसे हैं, होटल लेना है तो थोड़ा डिस्काउंट करके दे दिया। ये क्या कर रहे हो? अरे मैनेजमेंट के काम की इंफॉर्मेशन मिलेगी ना तुम्हें, तो तुम डेटा को एनालाइज करके कोई काम अपना कर सकते हो, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स ऑडिटर भी करता है, खैर ऑडिटर मैं आपको अभी नहीं बता रहा इस वक्त। डेटा एनालिटिक्स डिसीजन मेकर भी कर रहा है कि भाई मैंने इस वक्त इस चीज को एनालाइज करके फैसला क्या करना है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है चीजों का पैटर्न, ऊपर नीचे करना, चीजें कहाँ ऊपर जा रही है, कब नीचे जा रही है, पूरा का पूरा पैटर्न आपके पास पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स।
ठीक है। अच्छा जी, अब आप एक बड़ा सा सुपर स्टोर रन कर रहे हो, बड़ी सी कोई मॉल में आपकी शॉप है या इस किस्म की चीजें, तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर का डाटा पता होना चाहिए। डाटा क्या चीज है? डाटा क्या है? डाटा किलोग्राम है, डाटा लेबर आवर्स है, डाटा शेयर प्राइस है, डाटा वेस्टेज है, डाटा आइडल टाइम है, डाटा नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है। भाई नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ गई हैं, इसका डाटा इकट्ठा करो। क्यों आई है कंप्लेंट्स, क्यों आई है? नंबर वन, मैं रेस्टोरेंट रन कर रहा हूँ, हारिस रेस्टोरेंट फॉर एग्जाम्पल, और मुझे 10 कंप्लेंट्स मिली। मैंने बोला यार मेरे रेस्टोरेंट की 10 कंप्लेंट्स, 10 कंप्लेंट निकालो, इसको डिसएग्रीगेट करो। डिसएग्रीगेट का मतलब पता है? कंप्लेंट क्या है? एक कंप्लेंट, 3 कंप्लेंट आई है खाना अच्छा नहीं है, 2 कंप्लेंट आई है कि भाई लेट पहुंचता है, खाना लेट पहुंच रहा है, 4 कंप्लेंट आई है भाई आपके रेस्टोरेंट की सफाई सुथराई अच्छी नहीं है। तो भाई डेटा मिलेगा तो उसको मैं एनालाइज करूंगा ना। एनालाइज करने का मतलब क्या है? अच्छा बुरा देखना फिर फैसला करना, दैट्स इट। इस सेक्शन के अंदर आपको मोस्टली F5 के अंदर ये आईटी से रिलेटेड चीजें आपको मिलेंगी कि ये आईटी से रिलेटेड चीजें क्या है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती है, MIS है, TPS है, ERPS है, एक्सपर्ट सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पर उन कंप्यूटराइज चीजों की स्टडी है। इंफॉर्मेशन को आपने लेना है, डेटा को एनालाइज करना है, और हर डाटा, एक मिनट, हर डाटा जो है वो अपने अपने लिहाज से, ये सॉरी, हर डाटा, हर डिपार्टमेंट अपने अपने लिहाज से डाटा को एनालाइज करेगा। ये क्यों एनालाइज करेगा? ये एनालाइज करेगा वेस्टेज आइडल टाइम को, ताकि प्रोडक्शन चलानी है इसको। सेम ये क्यों एनालाइज करेगा? यार कब डिस्काउंट ऑफर लगानी है, कंज्यूमर बिहेवियर, ये क्या चीज है, ये एनालाइज करेगा। स्टोर ये भी डेटा एनालाइज करेगा, यार माल कब आएगा मेरे पास, ताकि सफाई सुथराई का निजाम रखे। तो हर एक डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, समझ रहे बात? अब आ जाए नंबर 2। नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस्टिंग टेक्निक्स। अब कॉस्टिंग टेक्निक्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो इसको मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या बोलूंगा? कॉस्ट अकाउंटिंग, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है ना। ये और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेटा इसमें सॉरी, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें आपका क्या काम है? इसमें सबसे पहले ना मुझे टॉपिक्स के नाम लेने दें। ABC, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड ABC, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। यहां पर क्या चीजें हैं देखें। कॉस्टिंग का सबसे पहले तो आप ये समझे, बच्चों वाली टर्मिनोलॉजी, कॉस्टिंग का मतलब होता है हिसाब किताब लगाना। कॉस्टिंग का मतलब क्या है बेटा? हिसाब किताब लगाना, ठीक है। मिसाल, मैंने एक पिकनिक प्लान किया, मैं कॉस्टिंग करूंगा यार, मेरा कन्विंस का क्या चार्जेस होंगे, मेरे उस जगह के क्या चार्जेस होंगे, खाने पीने के क्या चार्जेस होंगे, वगैरह वगैरह, फिर आने जाने में लॉट ऑफ थिंग्स आपने कॉस्टिंग करनी है, हिसाब लगाना है। अब हिसाब किताब लगाने के तरीके होते हैं। हिसाब किताब लगाने के, बेटा हिसाब किताब लगाने के क्या होंगे मेरे पास? कुछ ना कुछ तरीके होंगे। अब उन तरीकों की जो टेक्निक है, उन तरीकों की जो टेक्निक है वो है मेरे पास क्या? कॉस्टिंग टेक्निक्स। अब मुझे ये हिसाब लगाना है कि ओवरहेड्स, ये आपका बिजली का बिल, ये तमाम चीजें, ये आपके पास ओवरहेड्स कहलाते हैं, इसको मैं कैसे इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करूंगा। अब सवाल ये है, ABC, एब्जॉर्प्शन, टारगेट, मार्जिनल, लाइफ साइकिल, जो भी कॉस्टिंग है, जाने दो, जो भी कॉस्टिंग है, करते क्यों है बेटा? जब तक मैं कॉस्टिंग नहीं करूंगा, जब तक मैं कॉस्टिंग नहीं करूंगा, मुझे कैसे पता लगेगा मेरा खर्चा कितना है? एक अच्छा बिजनेसमैन पता है कौन है? एक अच्छा बिजनेसमैन जो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कॉस्ट को मैक्सिमम सोचे और रेवेन्यू को मिनिमम सोचे। यार मैंने काम धंधा स्टार्ट किया है, कॉस्ट 50 रुपए नहीं यार, 100 रुपए भी हो सकती है। क्यों? अभी मेरा एक्सपीरियंस थोड़ी है, अभी तो मैं वो काम इनिशिएट कर रहा हूं। तो इनिशिएट करते वक्त कॉस्टिंग आपको इनिशिएट करनी चाहिए। नंबर 2, भाई मैंने बोला रेवेन्यू, अरे मैं तो मार्केट में नया आऊंगा, ये नया प्रोडक्ट मैंने लॉन्च करना है, बिकेगा नहीं बिकेगा पता नहीं, यार रेवेन्यू 100 रुपए नहीं, 80 रुपए भी हो सकता है। कॉस्टिंग, जब आप कॉस्ट प्रोफाइल बनाओगे, आप जब कॉस्ट प्रोफाइल बनाओगे, उसके बाद आपने क्या काम करना है? उसके बाद आपने कॉस्ट को कम करने की तरीका। एक कॉस्ट अकाउंटेंट अगर ये बोले, आप लोग कॉस्ट अकाउंटेंट अगर ये बोले सर प्रॉफिट नहीं बच रहा, सेलिंग प्राइस बढ़ा दें, तो बेटा तू कॉस्ट अकाउंटेंट ही नहीं है। कॉस्ट अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है? जो कॉस्ट को कम करने की कोशिश करे, कॉस्ट को कम करने की कोशिश करे। तो आपका बेसिकली मकसद क्या हो जाना है प्यारे बच्चों? आपका बेसिकली मकसद ये हो जाएगा कि आपने अपनी जो कॉस्टिंग है, आपने अपनी जो कॉस्टिंग है उसको कम करने की कोशिश करनी है। अब जब आप कॉस्टिंग कर लेते हो, फिर आप उसके ऊपर मार्कअप मार्जिन का तड़का ऐड करके सेलिंग प्राइस को डिसाइड कर सकते हो। किसको डिसाइड कर सकते हो? सेलिंग प्राइस को। सो पॉइंट क्या बना
हर तरह की कॉस्टिंग के आपके पास कुछ ना कुछ क्या है बेटा, तरीकेकार है। हर तरह की कॉस्टिंग के बेटा आपके पास क्या है, कुछ ना कुछ तरीकेकार है। तो इस वाले सेक्शन में, F5 के इस वाले सेक्शन में आप पढ़ाई करोगे कि कॉस्टिंग किस वे से होनी चाहिए, कॉस्टिंग करने का तरीकेकार क्या है। ठीक है। जब तक मैं कॉस्टिंग की प्रोफाइल नहीं बनाऊंगा ना, जब तक मैं कॉस्ट नहीं करूंगा, तो मेरे पास पता ही नहीं चलेगा कि कॉस्ट क्या है, किधर किधर खर्चा कम करना है। खर्चा कम होगा तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, वी हैव टू मेक द बिजनेस प्रॉफिटेबल। तो यहां पर आपके पास डिफरेंट कॉस्टिंग टेक्निक सिखाई जाती है। ठीक है। अब मिसाल, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। एक टॉपिक है लाइफ साइकिल। अच्छा भाई, अब लाइफ साइकिल किधर इस्तेमाल होगा? अब अगर फॉर एग्जांपल ये कोई पानी की बोतल है, इसके लिए थोड़ी कोई लाइफ साइकिल इस्तेमाल होगी। हाँ, ये कंपनी की लाइफ साइकिल हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल थोड़ी को खराब होगी। तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के अंदर, तो बेटा प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, तो एक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। मैंने कहा आजकल आईटी की इतनी सारी चीजें आई है यार हारिस भाई, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फॉर एग्जाम्पल 2 साल चल जाएगा, मिसाल मिसाल, फिर नई एप्लीकेशन लॉन्च करनी पड़ेगी। तो हारिस भाई आप 2 साल की प्लानिंग करेंगे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी तो चलानी ही है, आई बात समझ में, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो यहां पर कॉस्टिंग टेक्निक से फायदा क्या होगा, आपके सामने ना कॉस्ट खुल के पड़ी होगी, यार ये मटेरियल का खर्चा है। और एक बात ध्यान में रखना, ये एक्चुअल नहीं है बेटा, कॉस्टिंग टेक्निक में एक्चुअल नहीं होती है कॉस्ट, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। क्या बोला मैंने? एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब होता है यार ये खर्चा मुमकिन है, इस खर्चे को ऐसे कम करना है, ये कॉस्टिंग टेक्निक है। सिर्फ ये थोड़ी मकसद है, ये ले भाई ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की आ गई 50 रुपए, एबीसी से आ गई 60 रुपए, अब क्या करोगे, बस ये करेंगे, करके छोड़ दिया और हंस दिया? नहीं, मकसद क्या है, एब्जॉर्प्शन से 50 रुपए आ रही है, एबीसी से 60 रुपए आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? खर्चा कम करो, आइडेंटिफाई करो कि खर्चा क्यों बढ़ रहा है, इसको कम करो, यही तो मकसद है। बच्चे क्या करते हैं, कॉस्टिंग का सवाल है, सॉल्व किया, ठक आंसर आ गया, ये सर जबरदस्त। ओ भाई ऐसा नहीं करना आपको, मैं आपको रियल ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। अच्छा ये सारी हरकतें आप पेपर पढ़ते वक्त तो कर लेना, मेरा मकसद क्या है सेशन का, यू शुड नो हु आर यू। ठीक है, कॉस्टिंग टेक्निक का मकसद ये। अब आ जाए बेटा, ये है डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, अच्छा डिटेल सिलेबस आप लोगों को आई एम श्योर पता होगा, जैसे भी आप लोग पढ़ रहे हो डिटेल सिलेबस। जो कोई बच्चा अगर मेरे लेक्चर ले रहा है पहले से, तो उसके बाद डिटेल सिलेबस वहां पर होगा, मैंने सेक्शन टू सेक्शन डिस्कस किया हुआ है कहीं ना कहीं। तो अब आपको पॉइंट किया बेटा डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, अब इधर आ जाए, बड़ी जबरदस्त है ये डिसीजन मेकिंग टेक्निक आपके पास समझाने के लिए। बेटा डिसीजन, अच्छा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा मेरे वाले लेक्चर पढ़ रहे हैं तो उसमें मैंने बाद में पढ़ाया है, हो सकता है कोई बच्चा किसी और ट्यूटर से पढ़ा, उन्होंने पहले पढ़ा दिया होगा, जैसे मर्जी आप टीचर की गाइडेंस फॉलो करें जहां से भी आप पढ़ रहे हैं। डिसीजन मेकिंग टेक्निक जरा सुनिएगा बच्चे। डिसीजन मेकिंग टेक्निक में क्या होता है, आपको कंपनी का फैसला करना है। क्या करना है? फैसला। अब ये मत बोल देना भाई मेरा फैसला ये है कि आज हम 3 दिन की छुट्टी देंगे, ओ भाई बचकाना बचकाना बातें नहीं करनी। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में क्या होगा, लेट मी टेक द एग्जांपल। होता क्या है, इसके अंदर एक टॉपिक है, आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, स्कर्स रिसोर्सेज, आई मीन लिमिटेड रिसोर्सेज। मुझे जरूरत है 50 किलोग्राम की, लेकिन पड़ा 40 किलोग्राम है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सैड होके बैठ जाऊंगा यार 10 किलोग्राम कम है। अरे जो तेरे पास नेमतें हैं उसका शुक्र करके उसकी तो प्लानिंग कंट्रोलिंग करो। 40 किलोग्राम है ना, 40 किलोग्राम है, 10 यूनिट नहीं 8 यूनिट तो बन जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, शुरू तो कर, 8 यूनिट्स बना के बेच तो ले। उसको कहते हैं ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, के आपके पास जितनी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्या बोला मैंने, जितनी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास, एटलीस्ट उसके ऊपर तो फैसला करो क्या करना है, जो नहीं है वो बाद में अरेंज हो जाएंगी, राइट। अब एक और चीज आती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, फैसला करना है। मिसाल, ये एक प्रोडक्ट है मेरे हाथ में, ये स्टाइलिस पेन, स्टाइलिस पेन, स्टाइलिस कहते हैं इसको, स्टाइलिस है, मैंने इसको बेचता हूँ, सेल करता हूँ। मैंने ये सोचा यार ये मैं 50 रुपए में बेचता हूँ, 60 रुपए में बेच देता हूँ यार, सेलिंग प्राइस बढ़ाते हैं, मुनाफा ज्यादा कमाना है। अच्छा, फिर मेरे एक मैनेजर ने मुझे बोला हारिस भाई आप ज्यादा में तो बेच दोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ी है? मैंने कहा हाँ पढ़ी है, या किताबों में ऐसे ही पढ़ी है, टेबल पे नहीं पढ़ी हुई, पढ़ी होनी चाहिए। तो अब जब आप सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे किसी भी प्रोडक्ट की, डिमांड गिरेगी ना, सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे डिमांड तो गिरेगी, इतना महंगा कर दिया कौन खरीदेगा। अब यहां पर ना एक हल्का सा थोड़ा सा फ्लेवर है
इकोनॉमिक्स का, जो आप बच्चों ने ऊपर F1 से भी पढ़ा हुआ होगा कि अब देखो फैसला करना है, मकसद आपको इकोनॉमिस्ट बनाना नहीं है, हम आपको इकोनॉमिस्ट नहीं बना रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, ए मैनेजर, जब तू कंपनी की सेलिंग प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस का फैसला करने बैठ रहा है ना, तो थोड़ी थोड़ी हस्बे जायका आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की, कि यार मैं अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दूंगा तो यार डिमांड गिर जाएगी। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, अज्यूम करो, अज्यूम करो मैं 5 रुपए की एक प्रोडक्ट सेल करता हूं, हफ्ते में 100 बिक जाती है, 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 500 की सेल हो जाती है एक वीक में। मैं सोच रहा हूं यार 7 रुपए बढ़ा दूं। अब मैंने कहा अगर मैं 7 रुपए कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो डिमांड नीचे आ जाएगी, 100 नहीं 80 यूनिट्स बिक जाएंगे। तो 7 को जब आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 560 हो रहे हैं, हाँ कर ले। फिर आपने बोला नहीं यार, सॉरी, अगर आपको 8 रुपए बढ़ाने और 8 बढ़ा के 8 रुपए कर देने, तो आपको आपके मैनेजर ने बोला भाई 8 रुपए करोगे ना तो 100 यूनिट्स बिकते थे, 50 बिकेंगे। तो जब आपने इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 400 रुपए आ गए सेल रेवेन्यू। तो बेटा हुआ क्या यहाँ पे, आपने बोला प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे मेरा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैं ये गलती नहीं करूंगा, मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो फैसला करने से पहले अगेन आपको डेटा चाहिए, इन तमाम चीजों के लिए आपको डेटा एनालिटिक्स चाहिए, फिर आप कंपनी का जो है ना वो फैसला कर सकते हो प्राइसिंग का। यानी कि इस सेक्शन में आप क्या पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स टच, ठीक है, इकोनॉमिक्स टच आपको पढ़ना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस के फैसले के लिए। ये फैसला आपने किया था प्राइसिंग के ऊपर, ठीक है, ये फैसला आपने किसके ऊपर किया था बेटा, प्राइसिंग के ऊपर। अब एक फैसला आपने ये किया, एक फैसला आपने ये किया कि यार मेरे पास रिसोर्सेस कम है, अब मुझे क्या करना चाहिए, फैसला किया ना आपने, फैसला किया ना ये आपने। नंबर 2, यार आपने बोला अगर मैं सेलिंग प्राइस बढ़ाऊंगा तो डिमांड ऊपर नीचे, यार ये सोच समझ के फैसला करना है। यानी कि आपको इस सेक्शन के अंदर थोड़ा इकोनॉमिक्स का फ्लेवर भी दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स का तड़का भी लगेगा कि भाई मैनेजर इकोनॉमिक्स नहीं हो, मैनेजर थोड़ी इकोनॉमिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए ताकि फैसला करते हुए तुम्हें आसानी हो, कहीं गलत फैसला नहीं कर देना, गलत फैसले से नुकसान हो जाता है, ठीक है, और फैसला सोच समझ के करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक और चीज है, फैसला करना है ना, एक टॉपिक आएगा आपके पास, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। क्या आएगा, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में क्या चीज होती है, गौर से सुने यार। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं उसमें रिस्क तो होता है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, ठीक है। अब वो रिस्क जो मैनेजर बैठे हैं ना कुर्सी पे, वो भी इंसान ही है, और इंसान के साथ इमोशंस अटैच होते हैं। मिसाल, मेरे पास 100 मिलियन पड़े, मैंने कहा लगा दे भाई 100 मिलियन, मैं बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गया। ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं जो रिस्क लेता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, अगर वो पैसा डूब गया तो वो पहली बात तो कंपनी है यार, मेरा पैसा थोड़ी है, मैं तो फैसला करने बैठा हूं, फैसला तो शेयर होल्डर का है, नुकसान हो सकता है। अब 100 मिलियन है, मैंने कहा नहीं यार मैं 1 मिलियन लगाता हूँ, कहीं नुकसान ना हो जाए, तो भी पैसा शेयर होल्डर का है। वो बोलेगा मैंने तुझे पैसा दिया आगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तू इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा, डर के बैठा हुआ है, पैसिमिस्टिक। तो अब क्या करें यार, हर जगह कहीं ना कहीं रिस्क होता है, तो आपने रिस्क और अनसर्टेनिटी को एनालाइज करना है, सोच समझ के फैसला करना है कि मैं ये काम करूं या ना करूं। दैट्स द थिंग। सही है, मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, ये लिमिटेड रिसोर्सेज से रिलेटेड, प्राइसिंग से रिलेटेड, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब एक और चीज है सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ब्रेक इवन। मिसाल के तौर पे मैं कारोबार शुरू करने के लिए जा रहा हूं और डेफिनेटली लॉस के चांसेस ज्यादा है, तो मैंने सबसे पहले ये फैसला करना है यार अगर मैं इतना माल बेचूं, इतनी मेरी कॉस्ट हो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में मैं कब आ जाऊंगा। फिर मैं अपने लोगों को गाइड करूंगा, नहीं यार ये तरीका आपके पास होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड सीवीपी। मुझे फैसला करना है कि कितने यूनिट्स मुझे कम से कम बेचने के, मैं कम से कम लॉस पे तो ना चले जाऊं, प्रॉफिट में रहूं, लॉस पे तो ना चले जाऊं कम से कम। दैट्स अ थिंग। फिर इसमें एक और चीज आ जाती है, 5वीं चीज इस सेक्शन के अंदर, और उस चैप्टर का नाम है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। यार मैं आपको एक और मिसाल दूं, मिसाल के तौर पे व्हाट हैपेंस, मैं सोच रहा हूं कि मैं 4 प्रोडक्ट बेचता हूं, 1 2 3 4, मैं चाह रहा हूं कि यार इस वाले प्रोडक्ट को है ना डिसकंटिन्यू कर दूं, बंद कर दूं 1 साल के लिए, साल बाद दोबारा रिस्टोर कर लूंगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म डिसीजन है ना।
तब भी मुझे 10 दफा सोचना पड़ेगा। मेरे इस प्रोडक्ट को बंद करने से इनकी सेल पे भी फर्क पड़ सकता है, अगर वो एक रिलेटेड प्रोडक्ट है। अगर वो क्या बेटा आपके पास एक रिलेटेड प्रोडक्ट है, सही है ना। दूसरा, कंपनी की रेपुटेशन भी है। तीसरा, जब मैं किसी चीज को वाइंड अप कर रहा होता हूं तो वाइंड अप करने में भी कॉस्ट होती है। उनके फर्नीचर आपको डिसमेंटल करने पड़ेंगे, मशीनरी डिसमेंटल करनी पड़ेगी, चीजें उठा के बाहर फेंकनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी। फैसला सोच समझ के फैसला करना है कि आखिर आप करना क्या चाहते हो। फिर इसी तरीके से आप लोगों ने ऊपर एक चीज पढ़ी थी F2 लेवल पर, प्रोसेस कॉस्टिंग। टेंशन की बात नहीं है, यहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या चीज होती है कि आपका एक प्रोडक्ट है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के जाता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के जाता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक प्रोडक्ट को प्रोसेस किया, एक प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, डिफरेंट 3 प्रोसेस से गुजरे, एक प्रोडक्ट बन गया। अब क्या मैं इस प्रोडक्ट को बेच दूं या फर्दर प्रोसेस करूं? सिंपल बच्चों वाली मिसाल में क्या देता हूं, रुई है ना, रुई कॉटन, रुई कॉटन जमीन से उगती है। अगर मैं इसको प्रोसेस करूंगा धागा बनेगा। अब धागा एक प्रोडक्ट है, मार्केट में लेने जाओ धागा मिलता है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं इस धागे को बेचूं या इसको फर्दर प्रोसेस करके ये कपड़ा बनाऊं, क्योंकि कपड़ा धागे से बनता है। फिर वो व्हाइट कलर का कपड़ा होगा। फिर एक फैसला, ये व्हाइट कलर का कपड़ा बेच दूं या इसको ये कोई प्रिंट श्रिंट करके मैं भेजूं। ये क्या है, ये आपका फैसला है। तो हर फैसला करने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, खर्चा कितना होगा, बेनिफिट कितना होगा। अब अगेन फ्यूचर में होगा क्या, ना मुझे पता है, ना आपको पता है, सब अल्लाह को पता है। हम एक प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर जितनी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मिलती है, इंसान एक अंदाजा तो लगाता है ना कि यार ये इतना होने के चांसेस है, इतना ये चीज होने के चांसेस है। आई बात समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सेशन रखा, मैंने अनाउंस की थी, मेरे माइंड में था यार मैंने आज ये ना 4 बजे पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से मैंने ये एक सेशन कंडक्ट करना है, ठीक है ना। एक एनालिसिस होती है, तो हम एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे होते हैं चीजों को। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसा हो, इसमें आपके पास नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी होते हैं, वो भी आपको कंसीडर करने होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आउटसोर्सिंग करने जा रहा हूँ। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, मैं अपनी प्रोडक्ट को किसी बाहर के लोगों को मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ। सस्ता पड़ रहा है, खुद बनाता हूँ ना तो 50 रुपए लगते हैं, बाजार से बनवाऊं तो 48 लगेंगे, पैसे तो बचा लूंगा मैं। लेकिन जो मेरे इंप्लॉइज हैं वो अंदर से कितना बुरा फील कर रहे होंगे। वो क्या फील कर रहे होंगे इंप्लॉइज, यार हमें काम नहीं आता, या कहीं हमें फारिग तो नहीं कर देंगे, वो नाराज हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ डीमोटिवेटेड स्टाफ आपके लिए ज्यादा डेंजर है। स्टाफ नहीं है ना, कोई मसला ही नहीं है। डीमोटिवेटेड स्टाफ पता है क्या होगा, वो फ्रॉड कर सकता है, आपकी कंपनी के सीक्रेट्स लीक आउट कर सकता है। ऐसा नहीं, सो डीमोटिव, मुझे स्टाफ को भी खुश रखना है, मुझे अपने पैसे भी बचाने, ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए मुझे फैसले करने कंपनी के। तो इस यहां पर आपका जो एटीट्यूड है ना, आपका जो एटीट्यूड है वो घर के बड़ों वाला एटीट्यूड है, घर के बड़ों वाला एटीट्यूड है। लाइक बड़ा भाई हो गया, फादर मदर कोई भी, तो आपने ना ये घर का एक बड़ा सरबराह बन के आपने सोचना है कि मैं ये काम करूंगा, इससे ये फायदा होगा, इससे ये नुकसान होगा, कुछ भी हो सकता है। मैंने इसी, यही तो मैनेजमेंट है बच्चे, यही तो मैनेजमेंट है, इसी को तो मैनेज करना है। तो आप एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो यार। आप बच्चे पता है कि जब भी F5 कॉस्टिंग की बात आएगी ना, आधे से ज्यादा लोगों को पता है कि अज्यूम करेंगे यार ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अरे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थोड़ी घुसे हो, आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए पैदा हुए हो इस कंपनी में, इस पेपर में, आप ये करने के लिए आए हो। तो आपने इसी चीज को तो मैनेज करना है। बात समझ आ रही है। तो लिहाजा इट्स अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और जब मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं ना, तो परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऑल डिपार्टमेंट्स। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, ऑल डिपार्टमेंट्स। एक सब्जेक्ट है F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका स्कोप F5 से कम है। स्कोप का मतलब पता है क्या, स्कोप का मतलब ये नहीं कि पैसे किधर ज्यादा मिलेंगे, अरे कवरेज, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इधर आप सिर्फ पैसे को मैनेज कर रहे हो, सिर्फ पैसे को, कि कहां पैसे लगाने हैं, कहां पैसा इन्वेस्ट करना है, कहां से इजेक्ट करना है, कितनी वैक होनी चाहिए, एनपीवी फायदे लग रहा है पैसे लगा दे। सिर्फ पैसों के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उधर आप फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो, इधर आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें फाइनेंस भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। बात समझे। तो इट्स अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब तो फैसला भाई सोच समझ के करना होता है। और अगेन फैसला करने से पहले आपके पास डाटा का आना बहुत जरूरी है, तो ये डाटा एनालिटिक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं बेटा, ये एक एरिया है बजटिंग एंड कंट्रोल।
मेरे प्यारे मोअज़्ज़िज़ बच्चों, बजटिंग एंड कंट्रोल क्या चीज है बेटा? सबसे पहला पॉइंट इसमें ना, इस सेक्शन में, ये आपका सिलेबस सेक्शन है ना F5 का, इस बजटिंग एंड कंट्रोल के अंदर बच्चे, इस बजटिंग एंड कंट्रोल, अब मुझे एक बात बताएं, क्या कंपनी अपना बजट नहीं बनाएगी? गवर्नमेंट, जब इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट आती है, तो क्या गवर्नमेंट एक साल का बजट नहीं बनाती है? गवर्नमेंट बजट देती है ना आपको, तो आपने अपना बजट भी बनाना है। मैं स्टूडेंट के ऊपर रख के देता हूँ। सपोज करो एक बच्चे को एक पॉकेट मनी मिलती है मंथली, फॉर एग्जाम्पल। कुछ बच्चे होते हैं वो डेली लेते हैं, मम्मी 100 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो। कुछ बच्चे होते हैं मम्मी पापा जो भी है पूरे महीने के दे दो, जो भी है ना। अब एक मिसाल, यार तुम्हारी एक पॉकेट मनी है एज अ स्टूडेंट, आपने बोला नहीं यार एक वीक में मुझे इतना खर्चा करना है, आना जाना भी है और खाना पीना भी है, ये कुछ ना कुछ बजटिंग कर लेता है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप अपना घर चला रहे हो, आपको भी पता होगा घर के एक्सपेंसेस कितने हैं, तो इसी तरीके से कंपनी पे आ जाओ। कंपनी पे आ जाओ तो बेटा आपने कंपनी का क्या बनाना होगा? आपने कंपनी का भी यहाँ पर बजट बनाना होगा। किसका बजट बनाना होगा? कंपनी का बजट। अब सवाल, बजट तो बना लिया, अच्छा मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी टेक्निक के ऊपर नहीं जा रहा। अगर जो बच्चे अभी इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले, व्हाटएवर, आप आगे जाओगे ना, फिक्स बजट, फ्लेक्स बजट, रोलिंग बजट, एक्टिविटी बेस्ड बजट, इंक्रीमेंटल बजट, ये बजट, वो बजट, अरे भाई वो अलग स्टोरी, वो पढ़ाई है। मैं पढ़ाने नहीं आया, मैं सिर्फ आपको ट्रेन करने के लिए आया हूं कि दिमागी तौर पे आपको ट्रेन होने चाहिए ताकि आप पढ़ने से पहले कंफर्टेबल हो। बजटिंग क्या है? आप कंपनी का बजट बनाते हो, यार ये बजट है, अंदाजा इतनी सेल, जैसा भी मैंने आपको एयरलाइन कंपनी के बारे में मिसाल दी थी शुरू में, कि यार इतना तो हम बजट रख सकते हैं, इतनी हमारी सेल हो जाएगी, इतनी हमारी कॉस्ट हो जाएगी। फिर हमेशा जो तू सोचता है वैसा ही होगा? नहीं, चेंज भी हो सकता है यार, है ना। मैंने क्या सोचा था, हुआ क्या? हो सकता है ना, फेवरेबल भी आ सकता है, एडवर्स भी आ सकता है। अब फेवरेबल आए या एडवर्स आए, उसको कहेंगे वेरिएंस। क्या बोलेंगे? वेरिएंस। अब आप जब पढ़ोगे तो अच्छा खासा वेरिएंस उसमें मौजूद है। सवाल, बजट हो गया, मैंने जो सोचना था सोच लिया, एक्चुअल में वेरिएंस भी आ गया। अब क्या करना है? कंट्रोल करना है। कंट्रोल क्या करना है? जो बुरा हो गया मजीद बुरा नहीं हो, एहतियात रखनी है। हमारे पास कंट्रोलिंग एक्शंस होने चाहिए। एडवर्ड्स कोई वेरिएंस आ गया, मुझे क्या करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ये एडवर्ड्स नहीं आए। अच्छा एक और पॉइंट, फेवरेबल आता है ना अगर कोई वेरिएंस, उसको भी कंट्रोल करना है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, मैंने सोचा था यार 50 रुपए की कॉस्ट होगी, वो 40 की हो गई, 10 रुपए बच गए, 10 रुपए फेवरेबल। मुझे ये नहीं करना चाहिए 10 रुपए बच गए, हाँ हाँ वेरी गुड 10 रुपए बच गए, ये ओ भाई, ये भी तो हो सकता है पैसा बचाने के चक्कर में क्वालिटी खराब कर दियो, कल को कस्टमर की कंप्लेन आएगी, फिर कौन जिम्मेदार होगा? तो भाई सिर्फ पैसा पैसा नहीं सोचना, आपको नॉन फाइनेंशियल भी सोचना है। नॉन फाइनेंशियल भी सोचना है, तो हर किस्म की चीजों को देखते हुए आपने प्लानिंग एंड बजटिंग एंड कंट्रोलिंग करनी है। अब ये जो सेक्शन है ना, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट करूंगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, क्योंकि ये सेक्शन नहीं है, ये पेपर की जान है। पेपर का नाम क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और ये क्या है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये आपके पेपर की जान है। पता है क्यों जान है आपके पेपर की? गौर से सुनना। आपके पेपर की जान इसलिए है क्योंकि ये परफॉर्मेंस है, मेजरमेंट दो अलग बातें हैं। मैं बहुत ज्यादा 90% श्योरिटी से बोल सकता हूँ, बहुत सारे बच्चों को अगर पता भी होगा तो भूल गए होंगे या तो पता नहीं होगा। इन दो शब्दों में, इन दो लफ्जों में मतलब क्या है? ये क्या लिखा है? मैनेजमेंट। ये क्या लिखा है? मेजरमेंट। मेजरमेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है। मैनेजमेंट ऊपर है, मैनेजमेंट के अंदर मेजरमेंट आती है। मेजरमेंट का मतलब क्या है? इस वाले सेक्शन में बेटा आप वेरिएंस नहीं निकाल रहे हो, इस सेशन में, इस सेक्शन में आप पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो। पेपर में आपको सवाल आता है, आ भी सकता है, एक क्वेश्चन है, केस स्टडी है, उसके अंदर परचेज भी है, या सारे डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और बोला जाएगा ए मैनेजर कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर कर। एंड व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट का मतलब ये होता है आपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखने, जिसको हम लोग बोलेंगे प्यार से केपीआईज। नाउ व्हाट इज केपीआईज? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का मतलब ये हो जाता है, मुझे
डिलीवरी की जो सिस्टम है उसको जज करना है। तो मैं यही चेक करूंगा कि कितने टाइम पीरियड में, कितनी देर से उसने डिलीवर किया है, कितनी देर से उसने डिलीवर किया है, मुझे ये चेक करना है। मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जज करना है, मैं ये चेक करूंगा वेस्टेज कितनी हुई है। आई बात समझ में? कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट, मुझे ये देखना है कि कितने नए नए कस्टमर आ रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। इस वाले सेक्शन में आप बड़े बनते हो और आप देखते हो, लुकिंग डाउन एट द ऑर्गेनाइजेशन, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट सब अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपने उनके कारकर्दगी को मेजर करना है। और मैनेजमेंट क्या चीज होती है? मैनेजमेंट का मतलब होता है इंतजामिया। आपने चीजों को प्लान, मैनेज करके काम स्टार्ट करना है फ्यूचर के लिए भी। ये सारी चीजें जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो फिर आप मेजर करते हो पूरी की पूरी इदारे की परफॉर्मेंस को, जो सोचा था वो हुआ या नहीं हुआ, मेजरमेंट है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इतना इंपॉर्टेंट है। आप ये कह लो पेपर में, अच्छा मैं पेपर पैटर्न आप बच्चों को पता होगा, नहीं तो अभी उसके ऊपर भी मैं बात कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। पेपर में इस सेक्शन में से, इस सेक्शन में से अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैं खैर टॉपिक्स तो आपको भी नहीं डिस्कस कर रहा, मैं तो सेक्शन, इस टॉपिक में से बेटा 20 नंबर का सीआरपीओ आपको आएगा ही आएगा। इट क्वाइट मे बी पॉसिबल ये दोनों मर्ज होके आ जाएं 20 नंबर का, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। खैर एनीवेज, मैं पेपर पैटर्न नहीं बता रहा, बल्कि छोड़े, पेपर पैटर्न आप बच्चों को पता है क्या है, आप बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। तो पॉइंट टू बी, मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद इस वक्त आपको सिर्फ एक माइंडसेट देना है, एक थोड़ी सी पॉजिटिव सोच देनी है कि आप ऑब्जेक्टफुली पढ़ा करें। ऑब्जेक्टफुली, हमारे पेपर का ऑब्जेक्टिव ये है F5 का, यानी कि आपने कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने F9 का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा अगर अपने टॉपिक से हटूं, तो बेटा आप बच्चे टीएक्स पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो टीएक्स? सर इसका पास रेट ज्यादा है इसलिए हम जो है ना एफडी के बाद ये पढ़ लेते हैं। अब मेरी बात सुन, टीएक्स आप इसलिए पढ़ते हो क्योंकि प्रॉफिट, और प्रॉफिट के रूल्स होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, लेकिन जो आपकी टैक्स अथॉरिटीज है वो उसको नहीं मानती। उनके हिसाब से अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करना है ताकि मुझे टैक्स भरना पड़े कायदे कानून से, इसलिए पढ़ते हैं। ये मत बोलना भाई ये पास रेट ज्यादा है तो इसलिए पहले पढ़े, बच्चों वाली बातें नहीं करना भाई। आप बच्चे एफआर का पेपर क्यों पढ़ते हो? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसने हमको फाइनेंस दिया है ना, शेयर होल्डर, उसके लिए इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी वगैरह हम बना के उनको रिपोर्ट करते हैं। यानी कि ये पेपर पढ़ते वक्त तुम्हारे दिमाग में टैक्स अथॉरिटीज घुसनी चाहिए, ये पेपर पढ़ते वक्त आपके दिलो दिमाग में शेयर होल्डर होना चाहिए। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पेपर पढ़ते वक्त आपके दिमाग में पैसा होना चाहिए, गेम नोटों की है कि भाई हमने पैसा किधर लगाना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर कहाँ से पैसा लाना है, वगैरह वगैरह। ऑडिट एंड एश्योरेंस पढ़ते वक्त, F8 पढ़ते वक्त आपके दिमाग में फीलिंग आती है बड़ा मुश्किल पेपर है, पास नहीं होता। चुप, ऐसी बात नहीं करना, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। F5 पढ़ते वक्त आपके दिमाग में पता है क्या होना चाहिए? कि मुझे अपनी कंपनी को मैनेज करना है और अपने इदारे की परफॉर्मेंस को इंप्रोवाइज करना है। जूनियर से रिपोर्ट लेनी है, सीनियर को रिपोर्ट देनी है। कंपनी के अंदर ही घूम रहे हो, कंपनी के बाहर नहीं जा रहे आप। और F8 पढ़ते वक्त आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप इसको चेक कर रहे हो कि यार इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाई है या नहीं बनाई है। ये मत बोलना मुश्किल आसान पास रेट, उल्टी सीधी बात नहीं होनी चाहिए। तो बेटा ये था आपके पास पेपर ऑब्जेक्टिव F5 का, दैट व्हाइल यू पीपल आर स्टडिंग पेपर F5, आप उस फिल्म की स्टोरी के वो हीरो हो, कैरेक्टर में तो घुसो। आप हो कौन, ऐसा थोड़ी है, तो आपके अंदर वो चीज वो जनरेट होनी चाहिए, वो शौक पैदा होना चाहिए पेपर को पढ़ने के लिए। यार नहीं, मैं इस वाले सेक्शन को पढ़ने में मेरा किरदार ये है, अच्छा मुझे इस तरीके से, फिर वो सोच रखते हुए जब आप सवाल पढ़ोगे ना, लेक्चर्स वगैरह देखोगे, सुनोगे, तो आपको इंशाल्लाह ताला चीजें जो है ना वो समझ में आएंगी थोड़े बहुत। जितनी मेरे से ये लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर जितना आपको भी बता सकता था, मैंने आपको गाइडेंस दिया है। मजीद कोई चीज करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, फोन नंबर तो मेरा आप लोगों के पास है, ठीक है बेटा। ये था आपके पास पेपर ऑब्जेक्टिव। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।